चलो भाई करें स्टार्ट। देखो ये जो मिलीलीटर है ना, कभी भी याद रखना, जब बड़ी से छोटे में जाना है ना तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। लीटर में जाना, लीटर से मिलीलीटर में जाना है। हाँ। अच्छा तो फिर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, मिलीलीटर को लीटर में चेंज करेंगे तो डिवाइड। ठीक है, ऐसे समझ लो, जैसे काफी बार क्या होता है, जैसे मेरे को याद नहीं रहता ना तो मैं समझ जाता हूँ 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। ठीक है, अब समझ गए अपन। अब मीटर से छोटी क्या होती है, सेंटीमीटर वाली, तो फिर 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। कहाँ कर रहे हैं, मैंने उसमें चेंज करना ही नहीं था आपको, चेंज करना ही नहीं था उसमें। हाँ, अब एक क्वेश्चन दिया मैंने, लेट वाला दिया आपको। ठीक है, तो इसमें तो आपको मल्टीप्लाई वगैरह कुछ करना ही नहीं है। हाँ, कुछ नहीं करना इसमें। नहीं सर, आपने बोला था ना कि ये नीचे आता है इसलिए हम इसको ऊपर ले जाते हैं। हाँ समझो उसको, देखो कैपिटल M इक्वल टू W अपॉन MW इंटू 1 अपॉन B इन लीटर, यही है। ठीक है, जब ये करते हैं, अगर अपने को वॉल्यूम किस में दे रखा हो, ml में, किस में दे रखा हो, ml में, जैसे मेरे को यहाँ ml में दे रखा है, अपॉन 1000। अब बताओ, इससे इसको डिवाइड किया तो किस में चेंज हो गया, अब ये लीटर में चेंज हो गया ना। 100 ml अपॉन 1000 कितने आ रहा है बताओ, 0.1 लीटर आ रहा है क्या ये, या तो पहले कर लो। अब क्या करते हैं अपन को, अच्छा ये जो करते हैं ना 1000 से डिवाइड, ये क्या काफी बार गलती हो जाती है, इसलिए अपन इसको जब प्रेजेंट करते हैं ना तो अपन यहाँ लिख लेते हैं इसको, और बी लिख लेते हैं ml में। आगे बात समझ में, क्योंकि यूनिट होती है ना मोल पर लीटर होती है उसकी। आगे बात समझ में, बोलो कोई कंफ्यूजन। जो आज आए उनके लिए क्लास आज से ही स्टार्ट है। ठीक है, क्योंकि राउंड में चलेगा सब कुछ, जैसे ये कंप्लीट होते ही चैप्टर दोबारा से स्टार्ट होगा तो उसमें तुम स्टार्टिंग का पढ़ लोगे। वैसे क्लास 11 के पढ़ के आए वहां पे, कंसंट्रेशन टर्म की ही बात कर रहे हैं अपन, वो चैप्टर तो अपन ने स्टार्ट किया ही नहीं है। ठीक है, अब देखो मोलरिटी का आइडिया है थोड़ा बहुत, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी, ये होता है। अब बात करेंगे अपन डाइल्यूशन की, किसकी बात करेंगे, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब पानी मिला रहे हैं अपन बाहर से। ठीक है, जैसे अपन को क्या किया, जैसे अपने प्रैक्टिकल होते हैं, 12th में प्रैक्टिकल होते हैं, तो 12th में प्रैक्टिकल होते हैं तो हम बोलते हैं m/30 का सॉल्यूशन बनाना है अपने को। किसका बनाना है, m/30 का सॉल्यूशन। तो m/30 का सॉल्यूशन बनाना है तो मैं कितना वेट लूं सॉल्यूट का कि वो m/30 का बन जाए। तो डाइल्यूशन करने पर अपन पानी ऐड करते हैं उसके अंदर, क्या ऐड करते हैं, पानी ऐड करते हैं। तो उसका जो फॉर्मूला होता है डाइल्यूशन का, ये होता है m1v1 इक्वल टू m2v2। अब आपको पता है कि m1 मतलब, आपको m1 मतलब मोलरिटी दे रखी है, मोलरिटी ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन। फर्स्ट सॉल्यूशन मतलब कोई पहला सॉल्यूशन दे रखा है उसकी मोलरिटी देगा वो। ठीक है, उसके बाद में b1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अर्थात आपको सॉल्यूशन भी देगा। ठीक है, m2 बोल दो मोलरिटी, मोलरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन। और b2 मतलब वॉल्यूम ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन। फाइनल की जगह इसको बोल देते हैं इनिशियल, क्या बोलते हैं, इनिशियल। और वॉल्यूम ऑफ इनिशियल सॉल्यूशन, इनिशियल सॉल्यूशन। अब देखो आपको बोला कि कोई 10 m का सॉल्यूशन है। ठीक है, कितने m का है, 10 m का, वो 100 ml में प्रेजेंट है। कितने में, 100 ml में। अब मैं, यदि मुझे मोलरिटी 20 m करनी है, कितनी m करनी है, 20 m, तो मैं सॉल्यूशन में कितना वाटर ऐड करूं, क्योंकि डाइल्यूशन जब होगा ना तो अपन को वाटर ही ऐड करना पड़ेगा।
क्योंकि डाइल्यूशन का यही तरीका है वाटर को एडिशन करना। तो B2 फाइंड करना है अपने को कि B2 कितना अपन यूज करें कि जो मोलरिटी हो क्या हो जाए, जस्ट डबल हो जाए। आगे बात समझ में। अब जैसे आपको फाइंड करवाएगा B2, बोलो B2 यदि फाइंड करवाएगा तो फॉर्मूला क्या, M1B1 अपॉन M2 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। यदि मेरे से M2 पूछेगा तो M1B1 अपॉन B2 हो जाएगा क्या, बोलो। जो भी पूछेगा और जो दिया रहा होगा उसको अपन क्या कर लेंगे, इस तरीके से रिअरेंज कर लेंगे। लेकिन यदि अपन को दे दे अलग अलग सॉल्यूशन, डिफरेंट सॉल्यूशन दे दे, अब डिफरेंट सॉल्यूशन देगा ना तो अपन को वहां एन फैक्टर भी फाइंड करना पड़ेगा। एन फैक्टर जानते हो, एन फैक्टर क्या होता है, डोनेट या असेप्ट इलेक्ट्रॉन, उसे बोलते हैं एन फैक्टर। वो कहां यूज होता है, नॉर्मेलिटी में। कहां यूज होता है, नॉर्मेलिटी में। तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो करते हैं अपन M1B1 अपॉन N1, M2B2 अपॉन N2। अब N1 एंड N2 ये क्या है, एन फैक्टर है। क्या है, एन फैक्टर। जैसे मैंने HCl ले लिया, क्या ले लिया, HCl। बताओ ये कितने H प्लस डोनेट कर सकता है, एक कर सकता है। तो इसका एन फैक्टर कितना आ गया बताओ भाई, एन फैक्टर आ गया 1। कोई परेशानी किसी को। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कितने OH डोनेट कर सकता है, बोलो, एक ही कर सकता है। इसका भी एन फैक्टर कितना आएगा बताओ, एक ही आएगा। H2SO4 बताओ एन फैक्टर कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका एन फैक्टर कितना आ गया, 2 आ गया। अगर मैंने दे दिया H3BO3, इसका एन फैक्टर कितना आएगा, बोलो, 3 आना चाहिए। ये मैंने बता रखा है तुम्हें, ये जैसा दिख रहा है ना ऐसा है नहीं, इसमें बोरोन का ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है। एक OH बाहर से क्या करता है, ये एक्सेप्ट करता है, इसलिए इसका एन फैक्टर भी कितना है भाई, 1 ही है। आगे बात समझ में, क्योंकि जैसा दिख रहा है ना ये बोरोन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऐसी बॉन्डिंग होगी इसकी। अब बताओ बोरोन के सेंट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 कैसे होंगे, 6 हो रहे, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6। अब बताओ 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। क्या बोलते हैं जी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। तो ये बाहर से क्या करता है, एक OH को एक्सेप्ट करता है, एक OH को एक्सेप्ट करता है। तो इसका एन फैक्टर कितना आ गया बताओ, 1। आगे बात समझ में। चलो H3PO4 का एन फैक्टर कितना आएगा, 3। कितना आता है, 3। H3PO3 का कितना आता है, 2। H3PO2 का कितना आता है, 1। ये तीनों तो याद कर लेना आप, बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए ये। अब ये समझाऊं दोबारा कैसे आते हैं ये, ठीक है। चलो समझते हैं। H3PO4, H3PO4 की स्ट्रक्चर यहां बना दूं क्या, तो देखो फॉस्फोरस, ये OH, ये OH और ये OH, यही है जी स्ट्रक्चर, ये बनेगी। अब बताओ ये कितने H प्लस डोनेट कर सकता है, 3 कर सकता है क्या, 3 निकाल देगा, इसलिए कितना आ गया इसका, 3। एन फैक्टर कितना आ गया, 3। दूसरा देखो H3PO3, तो P11O, OH, OH और H। बताओ ऑक्सीजन से जब हाइड्रोजन जाता है तो H प्लस के रूप में जाता है, किसके रूप में जाता है, H प्लस। लेकिन यहां से जाएगा तो हाइड्राइड की फॉर्म में जाएगा, और हाइड्राइड कभी भी एन फैक्टर को डिसाइड नहीं करता है। तो बताओ इसका एन फैक्टर कितना आ गया, 2। कितना आया जी, 2। आगे बात समझ में। इसके बाद में नेक्स्ट P11O, OH, H और H। तो बताओ यहाँ एन फैक्टर कितना आ गया, 1। आगे बात समझ में। यही क्वेश्चंस आते हैं, ये 4 क्वेश्चन है ना, यही आते हैं। H3BO3 देखो अपन एन फैक्टर फाइंड करते हैं, जैसे OH किसने डोनेट कर रहा है उसे बोलते हैं अपन बेसिसिटी। क्या बोलते हैं, बेसिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कितने एक्सेप्ट करेगा उसे बोलते हैं एसिडिटी। क्या बोलते हैं, एसिडिटी, ठीक है। अब बताओ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है,
या तो H प्लस डोनेट करे या OH माइनस को एक्सेप्ट करे, वही दोनों बातें एक ही होती है। ठीक है, तो बताओ BOH BH3 BO3, यह है बोरोन ने 3 बॉन्ड बना रखे, 3 बॉन्ड बना रखे, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे 3 से, कितने हो गए? 6। प्रत्येक ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। कितने चाहिए? 8। अब बताओ कितने इसके पास में? 6। तो एक OH को ये बाहर से एक्सेप्ट कर सकता है, एक OH को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया? 1। आगे बात समझ में आ गया? अच्छी बात है। नहीं आया तो याद होनी चाहिए हमेशा ही, क्वेश्चन इसी बात है। लिखो एक बार। कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। आया समझ में? पहले आराम से समझो, उसके बाद ही लिखो इसको। समझ में नहीं आए तो फिर पूछो दोबारा। वो नॉर्मलिटी पढ़ाई देंगे तो मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में टेंशन नहीं रहेगी, पढ़ाई देते हैं उसको। क्या है कि पढ़ लेंगे ना तो उससे फिर कोई टेंशन नहीं आएगी, क्योंकि नॉर्मलिटी के क्वेश्चन आते हैं ना, वो नॉर्मलिटी वाले क्वेश्चन है ये सारे। जो एन फैक्टर बोलते हैं ना अपन, एन फैक्टर नॉर्मलिटी में काम आता है।
देखो हाइड्रोजन के यहाँ दो नेचर मिल रहे हैं आपको देखने को। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। जैसे होता है ना कई बार के इधर आओ, लाओ पैसे निकालो कितने, ऑक्सीजन पकड़ता है हाइड्रोजन को, इधर आ कितने, चल दे और चल भाग, ठीक है। लेकिन फॉस्फोरस देखो, ये फॉस्फोरस जब जुड़ा हुआ है ना, तो फॉस्फोरस क्या है, नॉन मेटल है। फॉस्फोरस को बुलाता है इधर आ, तेरे पास कितने रुपए वो दे, तो फॉस्फोरस को क्या दे जाता है ये प्लस, और खुद दे किया जाता है माइनस। तो हाइड्राइड कभी भी H प्लस के रूप में काउंट होता नहीं। कभी भी एसिडिटी या बेसिसिटी निकालनी है तो H प्लस और OH माइनस के रेस्पेक्ट में ही अपन देखते हैं, या तो H प्लस का डोनेशन या OH माइनस का एक्सेप्टेशन। आगे बात समझ में, बोलो लिख लिया सभी ने, तूने लिख लिया पूरा, लिखा आराम से, लिखा कहाँ है तू कह रहा है, लिख लिया, लिख। लिख लिया पूरा, सब आ गया लिखा हूं, ठीक है। अब लिखिएगा नेक्स्ट, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, अब देखो मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन का मतलब, कोई भी दो सॉल्यूशन लिए अपन ने और वो मिक्स कर दिए, ठीक है। क्या दो सॉल्यूशन को मिक्स सीधा कर सकते हैं अपन, बोलो। आपको एक चीज पढ़ाई थी मैंने, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मोलरिटी क्या है, इंटेंसिव है, क्या है, इंटेंसिव। तो क्या दोनों सॉल्यूशन को ऐड कर सकते हैं अपन, नहीं कर सकते, इंटेंसिव है इसलिए ऐड नहीं कर सकते। करने का तरीका है दूसरे तरीके से, अपन क्या करेंगे, पहले दोनों सॉल्यूशन लेंगे, मोलरिटी फाइंड करेंगे, फिर V1 फाइंड करेंगे, M2 फाइंड करेंगे, फिर V2 फाइंड करेंगे, दोनों के वॉल्यूम को ऐड करके फिर फाइनल अपन क्या निकालते हैं, मोलरिटी। तो अपन लिखेंगे मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन को आपने क्या कर दिया जी, मिक्स कर दिया। बताओ M फाइनल, तो M फाइनल इक्वल होगा M1V1 प्लस M2V2 अपॉन MB1 प्लस B2। इस तरीके से हम मोलरिटी क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। आगे बात समझ में, आपको M1V1 दे रखा होगा, M2V2 दे रखा होगा, उसके बाद में आप क्या करोगे, दोनों को सीधा ऐड नहीं करोगे, उसको वॉल्यूम से डिवाइड करोगे, तब जाकर के क्या निकलेगी उसकी मोलरिटी। आगे बात समझ में, लिख लो इसको भी। जैसे आपको बोला कि कोई 10 m का सॉल्यूशन है जिसका 100 ml है, दूसरा सॉल्यूशन 20 m का है उसका भी 100 ml है, तो मेरे को फाइंड करके बताओ कि उसकी जो फाइनल मोलरिटी वो कितनी आएगी। तो M1V1 प्लस M2V2 अपॉन B1 प्लस B2। आगे बात समझ में, अर्थात वॉल्यूम से डिवाइड करना उसको पड़ेगा, ऐसा नहीं है सीधा ही जोड़ दोगे उसको, ठीक है। इसके बाद लिखो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मतलब इनको रामबाण बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो, रामबाण। रामबाण का मतलब क्वेश्चन इन पर आएगा तो कभी भी इनसे बाहर, मतलब आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको देखना है क्या क्या दे रखा है, सीधा पुट करना है, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले रिलेशन बिटवीन कैपिटल M एंड परसेंट वेट बाई वेट, ठीक है। क्या फॉर्मूला है भाई, कैपिटल M इक्वल टू परसेंट वेट बाई वेट इंटू 10 इंटू D अपॉन MW। आगे बात समझ में, कहीं भी डेंसिटी मिल जाए, परसेंट वेट बाई वेट मिल जाए, मॉलिक्यूलर वेट मिलेगा इस सॉल्यूट का, सीधा रखना डाटा, क्या फाइंड कर सकते हो उससे, मोलरिटी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। डी क्या है, यहाँ डेंसिटी है, क्या है जी, डेंसिटी, और डेंसिटी है ग्राम पर ml में, कोई टेंशन नहीं लेना है, ग्राम पर ml में ही मिलेगी आपको, ठीक है।
इसके बाद में परसेंट, वेट बाय वेट तो आपको पता है क्या है जी, मास परसेंट है। क्या है? मास परसेंट। ठीक है। इसके बाद में एम डब्ल्यू, तो मोलिकुलर वेट एम डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट है ये, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है। और कैपिटल एम तो आपको पता ही है। ठीक है। दूसरा रिलेशन, रिलेशन बिटवीन कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। स्मॉल एम का मतलब मोलेलिटी। क्या रिलेशन है जी? तो आप जानते हो स्मॉल एम इक्वल टू 1000 इंटू एम अपॉन 1000 इंटू डी माइनस एम इंटू एम डब्ल्यू। अर्थात आपको जब स्मॉल एम निकालना हो, मोलिलिटी दे रखी हो, डेंसिटी दे रखी हो और सॉल्यूट का वेट दे रखा हो, मोलिकुलर वेट, तो आप क्या फाइंड कर सकते हो? स्मॉल एम। आगे बात समझ में, ये रिलेशन याद रखना है सीधा ही। बताओ स्मॉल एम क्या है? मोलेलिटी है। कैपिटल एम क्या है? मोलेरिटी है। एम डब्ल्यू क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है। ठीक है जी। इसके बाद में और बताओ क्या है, और दिखा है कुछ इसमें? डी का मतलब तो आपको पता ही है, क्या है? डेंसिटी है। क्या है? डेंसिटी। कर सकते हो। ठीक है। थर्ड रिलेशन क्या है? थर्ड है रिलेशन, रिलेशन बिटवीन स्मॉल एम एंड, स्मॉल एम का मतलब है मोलिलिटी, मोलिलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। बताओ भाई क्या है? स्मॉल एम इक्वल टू एक्स बी अपॉन 1 माइनस एक्स बी इंटू 55.55। ठीक है। बताओ भाई स्मॉल एम क्या है? मोलेलिटी है। क्या है? मोलेलिटी। एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। आगे बात समझ में, क्योंकि सॉल्वेंट का काम कौन करेगा? वाटर। आगे बात समझ में, चलो लिख लो, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए सभी।
लिख लिया, आ गए समझ में? सब कुछ लिखा दिया है मैंने, कौन क्या है, ठीक है। जैसा भी डाटा देगा ना सीधा ही पुट करना है, सीधा ही आंसर निकालना है। इस पे जो ये फॉर्मूला ना ये इस पर हर साल सा क्वेश्चन आता है ये, क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, परसेंट वेट बाय वेट दे रखा है और डेंसिटी, तो इसमें कन्फ्यूज रहता है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बार अपन क्या करते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट ले लेते हैं उसमें, लेकिन अपने को लेना होता है वेट ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि डेंसिटी हमेशा कैसे निकालते हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो मास अपन सॉल्यूट का मान लेते हैं उसको, इसलिए गलत हो जाता है आंसर। पूछना है कुछ? नेक्स्ट एक डालो नॉर्मेलिटी, पढ़ ही लेते हैं उसको। बता दो इधर से। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। ये बात करता है ग्राम इक्विवेलेंट की, किसकी बात करता है? ग्राम इक्विवेलेंट की। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन, अर्थात 1 लीटर सॉल्यूशन में किसी सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट हैं, उन्हें क्या कहते हैं? नॉर्मेलिटी। तो लिखेंगे डेफिनेशन, नंबर ऑफ, मिटा दूं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन is known as नॉर्मेलिटी, इज नोन एज नॉर्मेलिटी। कैपिटल एन इक्वल टू होता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आगे बात समझ में? अब देखो कैपिटल एन इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, क्या होता है? तो देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो चल ही रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आ गई बात समझ में? ठीक है। अब देखो जो इक्विवेलेंट वेट होता है, इक्विवेलेंट वेट को ई से नोट करते हैं। अब देखो इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं एक बार, एन इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट मतलब डब्लू अपॉन इक्विवेलेंट वेट को ई से नोट करते हैं इनटू 1 अपॉन बी इन लीटर। आ गई बात समझ में? तो कैपिटल एन इक्वल टू क्या हो गया? W अपॉन ई इंटू वी इन लीटर। अब अपन जानते हैं जो इक्विवेलेंट वेट होता है ये क्या होता है? एटॉमिक वेट अपॉन एक्स फैक्टर। क्या होता है? एटॉमिक वेट अपॉन एक्स फैक्टर, या बोलो से एन फैक्टर। क्या बोल सकते हैं इसका दूसरा नाम? एन फैक्टर। एक ही बात है ये। और दूसरा नाम भी होता है इसका वैलेंसी फैक्टर। क्या होता है? वैलेंसी फैक्टर। जिस टीचर को जो सा वर्ड अच्छा लगता है उसी के नाम से इसको बोल देता है। तीनों नाम है इसके, ठीक है। अब बताओ ई की जगह क्या रख सकते हैं अपन? एटॉमिक वेट डिवाइड बाई एक्स फैक्टर। तो बताओ एन इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, तो इसको डब्ल्यू से नोट कर दें अपॉन, अब बताओ एटॉमिक वेट को एम डब्ल्यू से नोट कर दें क्या? एटॉमिक वेट तो वो होता है एम डब्ल्यू, ठीक है, एन टू 1 अपॉन बी इन लीटर। अब एम डब्ल्यू के अपॉन में क्या है? एक्स फैक्टर है। क्या बोलो? एक्स फैक्टर है। तो क्या इसको मैं इधर लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई में?
तो इसको हटा के यहाँ से सीधा क्या लिखते हैं अपन, इनटू एक्स फैक्टर, और एक्स फैक्टर क्या है, बैलेंसी फैक्टर। ठीक है, अब अपन जानते हैं W अपॉन एम डब्ल्यू इंटू 1/V इन लीटर। ये तो मैंने पढ़ा है कहीं ना कहीं, क्या होता है बताओ, बोल दो। ये होता है कैपिटल एम, क्या होता है, कैपिटल एम। तो N इक्वल टू एम इंटू एक्स फैक्टर। अर्थात आप क्या करोगे, पहले या तो मोलरिटी निकाल लो और जैसा सॉल्यूट दे रखा है उसके बैलेंसी फैक्टर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो क्या मिल जाएगा अपने को, नॉर्मेलिटी। क्या मिल जाएगा, नॉर्मेलिटी। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं अपन एक्स फैक्टर की। किसकी बात करते हैं, एक्स फैक्टर की। अब ये डेफिनेशन का पार्ट है। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज नॉर्मेलिटी। अलग कंसंट्रेशन टर्म आ गई। अब बताओ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट होते क्या है, ये होते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ये फॉर्मूला है, अर्थात W अपॉन E। इक्विवेलेंट वेट भी होता है एटॉमिक वेट डिवाइड बाई एक्स फैक्टर। तो E की जगह क्या रख दिया अपन ने, MW अपॉन एक्स फैक्टर। अब जो अपॉन में चल रहा है उसको साइड में लिख के एक्स फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि तो ऊपर चला जाता है वो। अपन जानते हैं ये टर्म को अपन क्या बोलते हैं, मोलरिटी, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स फैक्टर से, तो क्या निकल जाएगी, नॉर्मेलिटी। अब बताओ जिनके लिए एक्स फैक्टर की वैल्यू 1 होती है, कितनी होती है, 1, तो वहां मोलरिटी और नॉर्मेलिटी क्या होती है, इक्वल। जैसे मैंने बोला कैलकुलेट मोलरिटी, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ 1 m सॉल्यूशन ऑफ HCl। तो HCl का एन फैक्टर कितना है, 1, तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे m में तो उसके बराबर ही आ जाती है वो। आगे बात समझ में। तो इधर लिख भी लेंगे अपन, इफ एक्स फैक्टर इक्वल टू 1 देन मोलरिटी इक्वल टू नॉर्मेलिटी। ये बना के लिख लो, ठीक है। अभी ये फॉर्मूला लिखो। अब मैं एक्स फैक्टर आपको निकालना ही सिखाता हूं सभी के, किस तरीके से अपन निकालते हैं। अब देखो, अभी आज के लिए इतना उतार लो इसको, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन शेयर करूंगा आज, ठीक है। आपका जो ग्रुप है ना उसमें ऐड हो गया, तो हो गया पीछे क्या नाम है, तो हो गया ऐड उस ग्रुप में, ठीक है। आज करवा दें तुम्हें, नंबर वगैरह दे के जाना, उस ग्रुप में ऐड हो जाओगे। तो नीट में जितने भी PY को आए ना कंसंट्रेशन टर्म से, इसको छोड़ के वो सारे शेयर करूंगा आज, ठीक है। कल सॉल्व करके लाना हमको। और एक क्वेश्चन मैं आपको NCERT का दूंगा। NCERT का बहुत शानदार क्वेश्चन है वो, कभी बार पेपर में आया नहीं है आज तक, लेकिन आ जाएगा ना। जिस बार ये समझना 90% का गलत ही जाएगा वो, क्योंकि उसमें सारा रिलेशन दे रखा है। उसने बस एक बात दे रखी है, बस डेंसिटी दे रखी है और परसेंट वेट बाय वेट दे रखा है, और सारे निकलवा रखे हैं। मोलरिटी भी निकालो, मोलरिटी भी निकालो, मोल फ्रैक्शन भी निकालो। एक्स फैक्टर के लिए एक पेज छोड़ देना, ठीक है। जहां भी है ना उसके एक पेज छोड़ देना इसको लिखने के बाद में, क्योंकि उसके अंदर अपन पूरी चीजें पढ़ लेंगे। एक्स फैक्टर किसके लिए निकालते हैं, एसिड के लिए निकालते हैं, बेस के लिए निकालते हैं, सॉल्ट के निकालते हैं, आयंस के लिए निकालते हैं। तो एक पेज भर जाएगा उसमें। NCERT किन किन के पास है, सभी के पास है। तो इसके इनटेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इनटेक्स्ट क्वेश्चन 1.3, इनटेक्स्ट क्वेश्चन 1.5 दोनों करके लाने, 1.3 और 1.5। मैं दोनों को फोटो भेज दूंगा आपको अभी ग्रुप में, ठीक है। चलो आज के लिए रखते हैं यहीं तक, बाकी बातें करेंगे अपन कल।